हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इसी नेट पेपर 1 प्रैक्टिस से 3 है ये प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आपके पेपर अब शुरू हो जाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो साबित होंगी। और इससे पहले की जो वीडियो है वो भी आप प्ले लिस्ट में जरूर जाएं, पहले की वीडियो जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल वीडियो होंगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। बी ऑप्शन है उनका आधिकारिक उच्चतर स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, यानी विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हो और उनके बीच उनकी प्रसिद्धि हो। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक शिक्षक को साधन संपन्न हो चाहिए, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए या उसका उच्च अधिकारी जो है उनसे कोई संपर्क होना चाहिए या उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ठीक है। इसका अर्थ ये है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए तो वह इन सब साधनों से उसको संपूर्ण होना चाहिए। तो उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के पास समस्याएं जो होती हैं, शैक्षिक समस्याएं आती हैं इसमें। ऐसा नहीं कि कोई घरेलू समस्या हो, उसमें भी जरूर राय दी जाती है, लेकिन शैक्षिक जो समस्याएं हैं उनको उनका हल किया जाना चाहिए। तो उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त वह क्या कर सकता है? दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद, आक्रामकता। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिकरण। तो शिक्षकों को यह क्या सलाह दी जाती है? वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। जब सामूहिक गतिविधियां हैं उनमें शामिल होंगे एक साथ, सभी बच्चे एक साथ मिलकर किसी ग्रुप में रहकर कोई कार्य करते हैं। ठीक है। ग्रुप में रहकर जब वो कार्य करेंगे तो क्या होगा कि उनके आपस में सहयोग की भावना बढ़ती है। ठीक है। एक दूसरे पे जो सामाजिकरण की होती है वो भावना बढ़ती है। ठीक है। तो इसको क्या, इससे क्या होता है कि उनका जो सामाजिकरण भी होता है क्योंकि इनके द्वारा ही शिक्षार्थी उनके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार होता है, उसका विकास भी किया जाता है। तो सामाजिकरण अतिरिक्त यह क्या करने में सहायता करता है? बालक का सामाजिकरण करने में ये सहायता करता है। ठीक है। समूह में कैसे रहना चाहिए, सबके साथ कैसे मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की किस तरीके से, एक दूसरे के परेशानियों को किस तरीके से एक दूसरे से बात करके समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। तो यह है, इस तरीके से बच्चे तनाव में भी नहीं रहते हैं और खुश भी रहते हैं ग्रुप में रह के। ठीक है। और कोई भी कार्य ग्रुप में रह के करते हो तो आसान भी हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संज्ञान भावना। ठीक है। तनाव जैसे मान सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से भावनाओं और किसी विषय वस्तु को संज्ञान में लेने की क्षमता को क्या करता है? वो प्रभावित करता है। अतः परीक्षा में अगर तनाव हुआ, ठीक है, परीक्षा में तनाव क्या होगा? निष्पत्ति संज्ञान भावना संबंध स्पष्ट होता है तथा तनाव प्रत्यक्ष रूप से इस संबंध को क्या करता है? प्रभावित करता है, संज्ञान भावना को। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है? सीखने हेतु एक अच्छे से सुलभकर्ता की, बच्चों की गणित विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की और बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है, जो आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जाती है, जो अधिगम या बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया है, उससे शिक्षक की क्या भूमिका होती है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभ कर्ता की क्या भूमिका होती है? एक अच्छे सुलभ कर्ता की भूमिका होती है।
और आधुनिक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक अच्छे सुलभकर्ता की होनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है। शैक्षिक निर्देशन, ठीक है, जैसे परामर्श और निर्देशन किस प्रकार दिया जाना चाहिए बच्चे को, तो शैक्षिक निर्देशन होता है जो उसे किस कक्षा में दिया जाना चाहिए। और राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, ये ऑप्शन है प्रत्येक प्रारंभ में प्रत्येक कक्षा में, जब छात्र किसी समूह में जाने को तैयार हो, जब आवश्यकता हो तब दिया जाए, जब एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश करे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, जब छात्र किसी समूह में जाने को तैयार हो तब शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हितकर होता है। 6 क्वेश्चन है अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है मौलिकता पर, वैधता पर, वस्तुनिष्ठता पर या उपरोक्त सभी पर। तो अनुसंधान यानी खोज, ठीक है, अनुसंधान खोज, ठीक है, ये मौलिकता जो रिसर्च होती है मौलिकता पर भी, वैधता पर भी और वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए, मौलिक भी होनी चाहिए, वैध भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी चीजें इसके लिए, सभी प्रामाणिकता जो है वो सभी अनिवार्य है इसके लिए। तो उपरोक्त सभी चीजें इसमें लागू होती हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 7वां क्वेश्चन है अनुसंधान के मूल्यों का ह्रास हो जाता है जबकि एक अनुसंधानकर्ता पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, अनुसंधानकर्ता भ्रांतियों का शिकार हो जाए, सी है अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं को अंतिम रूप से स्वीकार कर ले, डी है उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुसंधान में मूल्यों का ह्रास कब हो जाता है, जब अनुसंधानकर्ता क्या करता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए इसमें। जब अनुसंधान करना निष्पक्ष नहीं होता है तो अनुसंधान के मूल्यों का ह्रास होता है। अनुसंधानकर्ता कब ह्रास होता है, जब वो भ्रांतियों का शिकार हो जाता है, ठीक है, गलतफहमी का शिकार हो जाता है, भ्रांतियों का शिकार हो जाता है, तब अनुसंधान इसका मूल्यों का ह्रास होता है। थर्ड है अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं का अंतिम रूप से, जब काल्पनिक चीजों को स्वीकार कर ले तो अनुसंधान में काल्पनिक रूप से नहीं बल्कि प्रयोगात्मक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इन सब चीजों के द्वारा ही किसी चीज को उसको स्वीकार किया जाता है अंतिम रूप से। तो यहाँ पे भी उसके मूल्यों का ह्रास होता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है, तथ्यों की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी कार्य को उसको अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। तो उपयुक्त सभी चीजें हैं जो मूल्यों के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती हैं। 8 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है। समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या की पहचान, समस्या का समाधान ढूंढना। तो देखिए शोध प्रक्रिया जब हम प्रारंभ करते हैं, रिसर्च की प्रारंभ करने जाते हैं हम, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, हमारे पास एक समस्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारे पास, समस्या होनी चाहिए। तो समस्या की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, समस्या की पहचान। सबसे पहली चीज क्या है, समस्या की पहचान, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी तो हम उसकी खोज, उसका अनुसंधान कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे उस पर। इसके लिए हमारे पास पहले एक समस्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, समस्या होनी चाहिए। समस्या की पहचान होनी चाहिए, हमें किस पे शोध करना है, हमें किस पे कार्य करना है और इस पर कितना कार्य किया जा चुका है, इससे क्या निष्कर्ष निकला है, इन सब बातों की हमें पहले जानकारी होनी चाहिए और उसमें हमें उस समस्या की पहचान होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है समस्या की पहचान। उसके बाद ही संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण आता है। ठीक है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण दूसरे नंबर पे आता है। संबंधित जैसे कि जो भी समस्या है जिस पे हम शोध करना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी हम विषय पर शोध करना चाहते हैं तो उस विषय से क्या होना चाहिए, उससे संबंधित जो भी साहित्य उपलब्ध हो, जो भी हो, उससे उसको हमें उसका सर्वेक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस विषय में अगर अनुसंधान किया, क्या खोज की गई, तो हमसे पहले लोगों ने जब शोध किए तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है। ठीक है, इसका क्या निष्कर्ष निकला है, उसी के आधार पर फिर हमें जो है आगे की खोज या आगे की समस्या जो होती है उसको करना पड़ता है। तो पहले समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद संबंधित जो साहित्य है उसका हम सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, समाधान
फिर बाद में आता है, बाद में हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। 9th क्वेश्चन है, एक रद्द परिकल्पना है, नल हाइपोथीसिस। ठीक है, तो नल हाइपोथीसिस है जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो, शोध परिकल्पना के समान प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ जब चरों के बीच भिन्नता हो। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक रद्द परिकल्पना क्या है? जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। ठीक है, यानी नल हाइपोथीसिस या क्या है, वह एक सांख्यिकी परिकल्पना होती है। कौन सी परिकल्पना होती है? सांख्यिकी परिकल्पना ये होती है। ठीक है, परिकल्पना होती है ये, और जिसका क्या होता है? स्वीकरण या अस्वीकरण प्रतिदर्श पर आधारित सैंपल, यानी ठीक है, जो सैंपल होता है सैंपल पर आधारित होता है। ठीक है, सैंपल। तो सैंपल पर आधारित परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्यों और जो जो चरों जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। ठीक है, एक रद्द परिकल्पना होती है, और इसमें क्या होता है कि यह सांख्यिकीय होती है, और जिसका स्वीकरण या अस्वीकरण प्रतिदर्श पर आधारित परीक्षण का उद्देश्य हो। और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो, नल हाइपोथीसिस है। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, विचार गोष्ठी सेमिनार है, चिंतन स्तर को समुन्नत करने की प्रक्रिया, उच्च शक्तियों को पोषित करने वाली प्रक्रिया, चिंतन की एक अंतर प्रक्रिया। ठीक है, और राइट और डी है उपयुक्त सभी सत्य हैं, और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, तो विचार गोष्ठी क्या है? चिंतन स्तर को समुन्नत करने की प्रक्रिया यानी सेमिनार, और उच्च शक्ति को पोषित करने वाली प्रक्रिया, और चिंतन, इसके द्वारा क्या होता है? विचार गोष्ठी में चिंतन करने की भी एक अंतर प्रक्रिया होती है। तो सभी इसमें इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।